external sources of finance. We already discussed about the venture capital and business angels. Okay, so venture capital, business angels, new partners we already completed. Let's move toward the next point. नेक्स्ट में लिखिए शेयर इश्यूज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर इश्यूज? लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि जो लिमिटेड कंपनीज है, जैसे रिलायंस लिमिटेड, राइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, दे आर इशूइंग द शेयर्स एंड दिस इज द वे ऑफ गेटिंग द इनकम और गेटिंग द फाइनेंस या अमाउंट कह सकते हैं कि पैसा जो है हमें कहां से मिल रहा है? शेयर्स के थ्रू. हमने क्या किया? अपने कैपिटल को छोटे छोटे स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड किया और उसी स्मॉल डिनोमिनेशन को हम बोलते हैं शेयर्स. तो हम क्या करेंगे? शेयर्स को इशू करेंगे. क्लियर हो गई बात? तो शेयर इशू में लिखिए, ठीक है, अ बिजनेस में सेल, अ बिजनेस में सेल, में सेल बेच सकता है, में सेल more of their ordinary shares, more of their ordinary shares to raise money, to raise money. यानी पैसा लेने का किससे? पब्लिक से. सबसे बेटर तरीका क्या है? शेयर इशू करना. अब बिजनेस में सेल more of their ordinary shares to raise money. ठीक है, आगे लिखिए. अच्छा, शेयर्स लेने के बाद क्या क्या फैसिलिटी मिलता है शेयर होल्डर को? तो शेयर होल्डर को पोजीशन मिलता है ओनरशिप का, मेंबर बन जाता है वो कंपनी का. लेकिन स्टिल उसमें भी, जैसे अब मान लो कि मैंने 500 शेयर किसी कंपनी का लिया, अब उसके बहुत सारे शेयर है, 500 लिया, तो मैं मेंबर हूं. कंपनी में क्या चल रहा है उसको जानने का राइट है, वोटिंग राइट भी, कुछ वोटिंग राइट भी है. लेकिन मुझे कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन मेरा सिर्फ उतना ही पैसा रिस्की है जितना का शेयर मेरे पास है. यानी अगर 50,000 रुपए का शेयर मेरे पास है तो उस 50,000 रुपया ही मतलब लिमिटेड लायबिलिटी भी है मेरा. आई बात समझ में? अगर मैं शेयर किसी भी कंपनी का लेती हूँ तो वो कंपनी का ओनरशिप में मेरा नाम रहेगा, मेंबर में बन गई उस कंपनी की, लेकिन मेरी लायबिलिटी या फिर मेरा जो मतलब जो लायबिलिटी रहेगा दैट विल बी लिमिटेड अकॉर्डिंग टू जितना शेयर है मेरे पास उतना. आई बात समझ में? तो आगे लिखिए इसमें, buying shares, buying shares, buying shares gives the buyer part ownership, PART, part ownership of the business, यानी मुझे बिजनेस का पार्ट बना देगा, ओनरशिप दे देगा, पार्ट ओनरशिप ऑफ बिजनेस. एंड therefore certain rights, और कुछ मुझे राइट्स भी मिलेगा, एंड certain rights such as the right. अच्छा, राइट कहाँ मिलेगा पता है तुम लोगों को? एजीएम में. पता है ना वोटिंग राइट्स कब मिलता है? एनुअल जनरल मीटिंग में. एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है? किस लिए ऑर्गेनाइज होता है एनुअल जनरल मीटिंग? एजीएम. हर साल कंपनी में एक एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करना और उसमें डायरेक्टर्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है. आ रही बात समझ में? दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग. और वहीं पर डिसाइड होता है कि अगर बिजनेस में कोई चेंजेस करना है या शेयर्स में चेंजेस करना है, कैपिटल में चेंजेस करना है, तो इन सब चीजों के लिए एनुअल जनरल मीटिंग होता है. वहां पर वोटिंग आपको मिलेगा. अब वोट कैसे देते बताते हो? पहले तो होता था कि आपको मीटिंग में इन्वॉल्व होना होता था, ठीक है, थोड़ा सा लॉ का पार्ट है ये, मीटिंग में इन्वॉल्व होना होता था. अब ना आपको अपना वोट देने के लिए आप ना डिजिटल वे भी यूज कर सकते हो. आई बात समझ में? सो यहाँ पर शेयर इश्यूज में आपको सिर्फ शेयर ही नहीं मिलेगा बल्कि आपको कुछ सर्टेन राइट्स भी मिल जाएंगे शेयर होल्डर को. लेकिन इन शॉर्ट कह सकते हैं कि पैसा किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा, है ना. और वो आपके लिए प्रॉफिटेबल भी होगा. अगर कंपनी हाई मतलब प्रॉफिट में रहेगा तो आपका शेयर का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगा. जैसे ही वो लो गया या कम हो, जैसे अभी आइडिया के साथ हो रहा है, आइडिया वोडाफोन, देख ही रहे होगे ना शेयर्स का वैल्यू कितना ज्यादा नीचे गिर गया, वैसे ही आपके पैसे का भी वैल्यू डाउन हो गया. तो दिस इज अ रिस्की थिंग, लेकिन स्टिल दिस इज अ ग्रेट वे टू गेट द मनी. ठीक है, पब्लिक से पैसा उठाने का सबसे बेहतर तरीका. आगे लिख लिया, सर्टेन राइट सच एज द राइट टू वोट, सच एज द राइट टू वोट, सच एज द राइट टू वोट on changes to the business.
ऑन चेंजेस टू द बिजनेस, ठीक है, ऑन चेंजेस टू द बिजनेस। आगे लिखिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ शेयर इशू, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ शेयर इशू, शेयर इशू की क्या एडवांटेज है। तो पहला लिखिए कैन गेन लॉट्स ऑफ मनी क्विकली। अब लॉट्स ऑफ मनी की बात कैसे की जा रही है, क्योंकि हम एक पब्लिक में एक लोग तो प्रेजेंट है नहीं, मतलब इंडिया में सोचो कितने, अगर मान लो कि 500 या 1000 लोग भी लेते हैं शेयर्स को, तो कितना ज्यादा एक साथ पैसा आ जाएगा, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज कैन गेन लॉट्स ऑफ मनी क्विकली, लॉट्स ऑफ मनी क्विकली, ठीक है। सेकेंड लिखिए नो इंटरेस्ट पेएबल, नो इंटरेस्ट पेएबल, यानी कि यहां पर ये पॉइंट थोड़ा सा देखो क्या है, अगर हम शेयर लेते हैं, कोई भी कंपनी का हम शेयर लेते हैं, तो मुझे उसका प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, यानी अगर ज्यादा इंक्रीज हो गया प्रॉफिट, उस कंपनी का वैल्यू इंक्रीज हुआ, इक्विटी इंक्रीज हुआ, वैसे ही वो मुझे पैसा उसमें ज्यादा मिलेगा। लेकिन कोई स्पेशल इंटरेस्ट जो है ना, कंपनी को पे नहीं करने की जरूरत है शेयर होल्डर को। क्लियर हो गई बात। सो एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट रेट वी डोंट नीड टू पे, है ना। हाँ, लेकिन वही है कि यहाँ पर दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और एक प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी, पब्लिक से जो पैसा हम रेज करें, इक्विटी, ठीक है। सो इक्विटी वाले में मतलब केस में यू डोंट नीड टू पे द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट टू द शेयर होल्डर्स, नो इंटरेस्ट नीड टू पे, ठीक है। तो ये भी आपको बेनिफिट हुआ, लेकिन बैंक लोन में इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है ना हम लोगों को। ओके, तो दीज आर टू एडवांटेजेस। व्हाट इज डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज में क्या होगा, पहला लिखिए। सबसे पहली बात तो आपने, यस रोशन, पहला डिसएडवांटेज, गिव अवे पार्ट ऑफ द बिजनेस, अपने बिजनेस में आपने एक राइट दे दिया। अब यहाँ पर आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास भी राइट होगा मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का, वोटिंग राइट्स होगा, एजीएम में पार्टिसिपेट करने का, डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, बिजनेस के डिसीजन में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत राइट मिल गया, है ना। सो इन शॉर्ट आप उनको एक ओनरशिप दे रहे हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो आपका प्रोमोटर है उसके सपोर्ट में नहीं रहेगा, तो आपको वही चीज करना पड़ेगा जो शेयर होल्डर कहेगा। ट्रू। सो वी कैन से, लिखिए इसमें एडवांटेजेस लिख लिया। डिसएडवांटेज में लिखिए गिव अवे पार्ट ऑफ द बिजनेस, लिख लिया। सेकेंड लिखिए शेयर हो, इस बस एक इसमें ये लिख लीजिए। दूसरा लिखिए मतलब दे टेक पार्ट, दे पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन द बिजनेस, ठीक है। तो कई बार डिसीजन मेकिंग जो होता है ना उनका, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कंपनी के लिए डिसएडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट लिखो ट्रेड क्रेडिट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट। अच्छा, ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है बताती हूँ। जैसे कि कितने लोगों जो उधार का नाम सुना, उधार जो उधार नहीं, उधार रिटेलर से बहुत लोग उधार पे सामान लेते हैं, ठीक है। होलसेलर से रिटेलर उधार पे सामान लेते हैं। वैसे ट्रेड क्रेडिट इज समथिंग वेयर द सप्लायर, और जो प्रोडक्ट को ले रहा है रिटेलर या होलसेलर या कोई सप्लायर है, तो वहां पर उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम क्या करेंगे, बेसिकली ट्रेड कैसे करेंगे हम, क्रेडिट के बेसिस पे, यानी उधार के बेसिस पर हम करेंगे। और ये कैसे होगा कि मान लीजिए कि मैंने कोई इंडस्ट्री शुरू करना था, ठीक है। अब मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल मुझे सप्लाई कर दिया टाइम पर। जैसे मान लीजिए 1 सितंबर को मुझे रॉ मटेरियल मिल गया, सप्लाई हो गया, ठीक है। अब उस पर्सन जो सप्लायर है उसने ये चीज बोला कि जैसे आपका फर्स्ट मंथ का टारगेट सेल होगा, यानी एक महीने में जितना प्रोडक्शन करना, मान लीजिए 20,000 यूनिट्स, अगर वो सेल होता है, यानी कि 20,000 यूनिट्स रेडी हो जाता है सेल होने के लिए मार्केट में, उसके बाद यू हैव टू पे द अमाउंट, ठीक है। तो दैट इज नोन एज ट्रेड क्रेडिट, यानी उधार पे जब हम सामान को पहले लेते हैं, एक बार जब मेरा मार्केट में प्रोडक्ट या तो सेल हो गया या सेल होने के लिए रेडी हो गया, in that time I am going to pay the amount back to the supplier or creditor। आ गई बात समझ में? yes, क्या बताया बेटा मैंने? स्टैंड अप, लिखिए ट्रेड क्रेडिट में। ट्रेड क्रेडिट ये एग्रीड टर्म होता है, यानी कि यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनता है और ये एग्रीड होता है दोनों पार्टीज के थ्रू।
सप्लायर जो है और जो प्रोडक्ट ले रहा है, यानी कि जो प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल जो ले रहा है, जो इंडस्ट्री ले रहा है उसके बीच में, और जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, एग्रीड, और कंसेंट पे आप ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, खैर ये एक फाइनेंस का कोर तरीका तो नहीं है, लेकिन एनी हाउ एट दैट टाइम यू गॉट द प्रोडक्ट, एट लीस्ट जो रॉ मटेरियल उसको वो आपको मिल गया कम से कम। ठीक है, सो ट्रेड क्रेडिट में लिखिए, ये क्रेडिट एग्रीमेंट होता है, इसको लिखिए, ट्रेड क्रेडिट must be agreed with a supplier and forms a credit agreement with them. A trade credit must be agreed with a supplier. Supplier ज्यादातर किसके होते हैं? रॉ मटेरियल के, ठीक है, supplier, and forms a credit agreement with them. नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखिए, this source of finance allows a business to obtain, this source of finance allows a business to obtain raw material and stock, but pay for them at a later date. लेटर मतलब बाद के दिन का कोई उसमें टाइम मेंशन होगा एग्रीमेंट का, कि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आपको पेमेंट करना है। आई बात समझ में? यानी यू विल रिसीव द रॉ मटेरियल फर्स्ट, यू विल कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट और गुड्स, once it will be completed, then after that you have to repay the amount to the supplier. Done? समझ में आया? लेकिन at the time जो आपको अमाउंट चाहिए था रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वो तो आपका सेव हुआ ना, तो this is how it is considered under the external way of finance. क्लियर हो गई बात? चलिए, और कई बार मैंने बताया था ना, इसमें 2 तरीका होता है, या तो प्रोडक्ट को कन्वर्ट करके फिर, या तो कस्टमर को जब सेल कर दोगे तो, मतलब मैन्युफैक्चरर जब ये सेल हो जाएगा, कस्टमर तक पहुंच जाएगा, एक बार सेल हो जाएगा, उसके बाद आपको पे करना है सप्लायर। क्लियर हो गई बात? इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिख लो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिख लो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेज में लिखिए, एक्सेस टू सप्लाईज, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसका एक्सेस हमें मिल जाएगा, यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। ओनरशिप ऑफ व्हाट? ओनरशिप ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर। सो एक्सेस टू सप्लाईज, ठीक है, विदाउट इमीडिएट पेमेंट, पहला एडवांटेज, एक्सेस टू सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट, पहला हो गया। अब सेकंड, नो इंटरेस्ट नीड टू पे, यानी कि यहां पर आपको सप्लायर को कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे भी 2 रीजन है। पहली चीज कि वो आप उनके लिए कस्टमर हो और लॉन्ग टर्म कस्टमर हो, तो आपसे वो इंटरेस्ट रेट लेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एनी हाउ यू आर गोइंग टू परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम दैट सप्लायर ओनली, पहला, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि कहीं ना कहीं, मतलब ऑब्वियसली अगर वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेगा तो आगे कंफ्लिक्ट कैन बी अराइज, एक नॉर्मल टर्म में समझो, तो इसीलिए इंटरेस्ट लेने का यहाँ पर कोई सीन नहीं है, किसमें? आपके ट्रेड क्रेडिट में। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जो आपको सुविधा मिलती है, ये जो फैसिलिटी मिलती है आपको उधार वाली, क्रेडिट वाली, ये कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा कि आप 5 साल बाद पे करो, बट यू हैव टू पे इट आफ्टर 1 or 2 months, तो वेरी शॉर्ट टर्म टाइम आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहला डिसएडवांटेज इसका यही है, शॉर्ट टर्म मस्ट बी पेड ऑफ क्विकली, यहाँ क्विकली का मतलब है विद इन 1 or 2 months यू हैव टू पे दैट अमाउंट। बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, एक्सेसिव भी देगा तो 6 महीने, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म एंड मस्ट बी पेड ऑफ क्विकली। और इसका एक और क्या डिसएडवांटेजेस है कि यू नेवर एबल टू रेज सो मच अमाउंट, ये हाई अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ आपको रॉ मटेरियल वो उधार पे दे सकता है, लेकिन आपको पैसे वो उधार पर नहीं देगा, ठीक है। तो सेकंड इसका डिसएडवांटेजेस हो गया कि यू कैन ओनली गेट रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट
यू विल नेवर एबल टू गेट एनी एक्स्ट्रा अमाउंट विद दैट। कोई भी लोन अमाउंट आपको वो नहीं देगा। लोन पर सिर्फ आपको रॉ मटेरियल वो देगा, नॉट एग्जैक्टली लोन, क्रेडिट पर रॉ मटेरियल देगा। आगे बात समझ में? तो सेकंड में लिख लीजिए यूजुअली स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट मिलेगा, यानी कि जितना का रॉ मटेरियल बस उतना ही उधार पर मिलेगा। ठीक है, अगर 10,000 रुपए वैल्यू है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, तो सिर्फ उतना ही मिलेगा, स्मॉल अमाउंट पे आपको मिलेगा उधार। आगे बात समझ में? ट्रेड क्रेडिट क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखिए लीजिंग। लीजिंग, लीजिंग, अच्छा लीज मतलब क्या होता है? बोलो। लेकिन क्या चीज के लिए एग्रीमेंट होता है? मतलब ज्यादातर फिक्स्ड एसेट के लिए, जैसे लैंड हो गया, मशीनरी वगैरह को हम लीज पर ले लेते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि वी कैन नॉट एबल टू पे द हाई अमाउंट। जैसे मतलब कोई जमीन है वो 10, 20, 50 करोड़ का है, तो हम उसको उतना 50 करोड़ नहीं दे सकते, लेकिन हम एक सर्टेन रेंट उसके लिए देंगे, और रेंट ज्यादातर मंथली नहीं ईयरली बेसिस पे होता है। ठीक है, और लीज ज्यादातर इसका जो रेंट टर्म या फिर इसका जो एग्रीमेंट टर्म होता है 99 ईयर्स तक के लिए होता है लीजिंग का। 90 मतलब लॉन्ग टर्म रेंट फैसिलिटी एक तरीके का। ठीक है, जैसे कि एक बात बताती हूँ, जैसे मेट्रो जो बना ना आपके दिल्ली में, तो उसके लिए सारी मशीनरी जापान से आई थी लीज पर। जब तक वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन के हिसाब से लीज पर आया कि अगर 10 साल 15 साल का है प्रोजेक्ट, तो 15 साल तक वो सारे मशीनरी इंडिया में ही रहेंगे। आई बात समझ में? तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को बताया। चलिए आगे बढ़ते। लीजिंग क्या है? तो इसको लिखते हैं लीज पर देना। सुना होगा, जमीन को लीज पे प्रोवाइड करना, और ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा यूज करती है लीज फैसिलिटी, बिकॉज दे कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी ऑफ कंट्री। कंट्री का या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को वो सेल नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, गवर्नमेंट का ऑफिस या कुछ भी इस तरीके की चीज को सेल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत होती है। ठीक है, पता होगा ये सब चीज, लेकिन मैं सिर्फ नॉर्मल टर्म में बताती हूँ आपको कि लैंड ये सब जो होता है ना गवर्नमेंट एरिया, जैसे ये सारा आपका किस पे है बिजनेस, ये बिहार इंडस्ट्रियल एरियाज गवर्नमेंट का है ये। ठीक है, तो लीजिंग इज समथिंग वेयर, लिखिए लीजिंग पे, लीजिंग इज अ वे ऑफ, लीजिंग इज अ वे ऑफ renting an asset, renting an asset that the business requires, that the business requires, that the business requires, such as machinery, such as machinery. Leasing is a way of renting, leasing is a way of renting an asset that the business requires, that the business requires, such as a machinery, such as a machinery. लिखिए मंथली पे, मंथली और ईयरली पेमेंट्स, मंथली और ईयरली पेमेंट्स आर मेड, मंथली और ईयरली पेमेंट्स आर मेड। ठीक है, मंथली और ईयरली पेमेंट आर मेड। एंड द लीजिंग कंपनी, एंड द लीजिंग कंपनी का मतलब कौन हुआ? जो कंपनी लीज पर दे रही है अपनी मशीनरी को, जो दे रही है। एंड द लीजिंग कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल, responsible for the provision, for the provision and upkeep of the leased item, and upkeep of the leased item. ठीक है, यहाँ पर देखो कहने का अर्थ मुझे लग रहा है कि दे आर सेइंग अबाउट कि जो लीजिंग कंपनी होगी जो प्रोडक्ट को लीज पर ले रही है, वो अपने पास ही उस प्रोडक्ट को रखेगी जब तक वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है। यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, बट प्रोडक्ट जो है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि वो प्रोडक्ट उसके नाम नहीं कर दिया जाएगा। जैसे 20 रुपए का मार्कर देकर ओनरशिप ले लिया ना मैंने, 20 रुपए का है ना, लेकिन मशीनरी का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन वो आइटम कौन रखेगा? कंपनी, जो कंपनी लीज पर ले रही है आइटम। आगे बात समझ में? उसके रिपेयर वगैरह जो भी काम है वो लीजिंग, जो कंपनी लीज पर लेगी वही करवाएगी उसको, लेकिन ओनरशिप is never transferred to the that particular company who is taking the product or assets on lease. Clear हो गई बात? Next, इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख लो। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
पहला एडवांटेज है नो लार्ज अप फ्रंट पेमेंट्स, नो लार्ज पेमेंट या नो लार्ज अप फ्रंट पेमेंट्स। यानी एक बार में अगर कोई मशीनरी 50 करोड़ का है तो एक बार में 50 करोड़ देने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक डिटरमाइंड रेट को डिफाइन हम कर लेंगे कि 1 लाख पर ईयर, लाइक दिस 2 लाख पर ईयर। तो एट द टाइम हमें पैसा देने की जरूरत नहीं है जब हम मशीनरी को यूज करें उसके लिए। ट्रू। चलिए, पहला एडवांटेज। सेकंड है कि कई बार जो कंपनीज होती हैं, लीजिंग कंपनी होंगी जो लीज पर दे रही है आपको, कई बार रिपेयर और मेंटेनेंस में भी वो हेल्प कर देती हैं। यानी सम टाइम दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द एसेट्स, बल्कि लेकिन एक्चुअल में जो भी लीज पे लेता है ना वही देखता है। तो ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं मुझे लग रही है। डिसएडवांटेजेस लिख लो। एसेट आर नॉट ओन्ड बाय द कंपनी, एसेट जो है वो कंपनी के द्वारा ओन्ड नहीं होगा, यानी उसके नाम पर ओनरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, सेकंड डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि खैर इसमें कोई इंटरेस्ट रेट तो नहीं लगता है कि लाइक आपको पूरा वो डिसाइडेड होगा एग्रीमेंट में कि 1 लाख रुपए पर साल देना है, लेकिन वो इतना पर ईयर देना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। पर ईयर भी अगर आप 1 लाख दे रहे हैं 99 ईयर्स तक, तो यू हैव टू पे 99 लाख। अगर मतलब 50 लाख का मशीनरी है तो 49 लाख रुपीज आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो आप तब जाके हो सकता है आप एक्वायर करो या उसका कभी एक्वायर कर ही ना पाओ। तो यहाँ पर एसेट्स को एट द टाइम ना पैसा खर्च करके खरीदने का लॉस ये है कि आपको उस लीजिंग अमाउंट ही आपके लिए काफी एक्सपेंसिव और हाई पड़ेगा आपको। ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट लिखिए, ओवर टाइम। डिसएडवांटेज में ओवर टाइम it can be a more expensive way to obtain assets. Over time it can be more expensive way to obtain assets, क्लियर होगी बात यहां तक। नेक्स्ट है एक और पॉइंट लिख लो, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन पे भी दिया था, व्हाट ग्रांट दिया था ना, व्हाट इज ग्रांट। सो ग्रांट बेसिकली एक लमसम अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे करती है। किसको देती है? कुछ पर्टिकुलर एजेंसीज को, कंपनीज को, जब वो एक क्राइटेरिया और कंडीशन को फुलफिल करते हैं। जैसे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 50 स्टूडेंट्स को। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है ऐसे स्कूल्स को। तो कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स, कुछ पब्लिक सेक्टर्स, जो बेसिकली सोसाइटी के हित में काम करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव काम करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको अवार्ड देती है एज अ ग्रांट। क्लियर हो गई बात। तो इसमें लिखिए गवर्नमेंट ग्रांट में क्या है, ये लिख लिया था तुम लोगों ने ग्रांट को, क्या लिखवा चुकी हूं ना, तो रहने दीजिए। इसको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। सो इसका एडवांटेज है कि डज नॉट नीड टू पे बैक, ग्रांट को पे बैक करने का एडवांटेज क्या है इसका, डज नॉट नीड टू पेड बैक, पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है, पहला एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज ये स्मॉल बिजनेस वालों के लिए है कि स्मॉल बिजनेस को ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। लाइक ग्रांट जो है ना, बहुत लोगों, एजुकेशनल लोन में भी ग्रांट प्रोवाइड किया था, सब्सिडी कहते हैं, नॉट ग्रांट, सॉरी। तो इसमें आप लिखिए अवेलेबल टू स्मॉल बिजनेस, यानी स्मॉल बिजनेस को इजीली अवेलेबल कर देता है गवर्नमेंट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है। पहला डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं, अगर आप कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगे तो आपको ग्रांट का पैसा नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस नीड्स टू मीट certain criteria or conditions set by government, ठीक है। यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो सेट किया हुआ बेसिकली जो कंडीशंस है उसको फुलफिल कीजिएगा,
तभी पैसा मिलेगा। और सेकंड इसका वही होगा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर और प्रोसेस, मतलब काफी समय तक पेपर वर्क करना पड़ेगा, पहले इंस्पेक्शन होगा, ये सारी चीजों के बाद फाइनली आपको क्या मिलेगा, ग्रांट मिलेगा। तो इमरजेंसी फंड के रूप में ग्रांट इज नेवर यूज्ड। इमरजेंसी में अगर कुछ चाहिए, पैसों की जरूरत है, तो ग्रांट आपके लिए कभी भी यूजफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए पहले बहुत सारे प्रोसीजर फुलफिल करने पड़ेंगे। क्लियर, डन, यहां तक समझ में आ गया एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट, जो आपका सोशल, इट्स नॉट अ मार्केटिंग बट दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर what we have to study, we have to understand about the Indian society, about the casteism, about the religion, about the terrorism. We have to understand about all these stuff. So the first chapter is the Indian society का introduction है, and when the Varna system was introduced in India. ठीक है, तो हम बात करेंगे 1500 से 500 EBC, ठीक है, इट्स अराउंड बिफोर कॉमन एरा से पहले का ये जो टर्म है, मतलब उस टाइम के समय पे ऋग्वेद, हमारा 4 तरीके का वेद है। वैदिक सिस्टम आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा तो आप लोगों को 4 तरीके के वेद के बारे में सुनने के लिए मिला होगा, ठीक है, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग। तो हाँ, तो यहाँ पर ऋग्वेद के समय से आपके कास्ट सिस्टम को लाया गया, ठीक है। जो कास्ट सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, जो कास्ट सिस्टम है ये जैन के टाइम पर आया। जैसे हमें पता होगा कि गुप्ताज थे, मौर्याज, जैन, तो जैन के टाइम पे दैट वाज द कास्ट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। नाउ द क्वेश्चन इज लाइक व्हाई दे थिंक दैट कास्ट सिस्टम आना चाहिए। इसके बारे में है कि क्यों उन्होंने सोचा कि कास्ट सिस्टम आना चाहिए, बिकॉज उन्होंने एक लेवल्स को तय किया कि लोग जो काम करेंगे उस हिसाब से हमें, जो उनका कलर है, जो उनका रेस है, उस हिसाब से हमें लोगों को डिवाइड करना चाहिए। हमारा जो ऑल ओवर इंडिया जो है दैट इज ऑलवेज हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रहा है, रेस को लेके, रिलीजन को लेके, कम्युनिटीज को लेकर। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और हर एक कम्युनिटी का अपना अपना डिमांड था। तो इस चीज को समझते हुए कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम को लाया गया, ठीक है। अब वर्ण सिस्टम और जो कास्ट सिस्टम है उससे पहले एक वर्ड आता है सोशल, आप लिखिए इसको, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है उसके बारे में लिखिए थोड़ा सा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन is a particular form of social inequality. इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि सोसाइटी में कास्टिज्म हो या लेवल्स जो है वो क्यों लाया गया। उसका रीजन था कि लोगों का मानना था, जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनका मानना था कि हर एक पर्सन इनइक्वल है, यानी कुछ सुपीरियर है, कुछ सुपीरियर नहीं है। तो इस चीज को समझते हुए लोगों का डिमांड अलग अलग है, लोगों का जो सोसाइटी है, रहने का तरीका, सलीका, कल्चर उनका वेरी करता है। तो इसको देखते हुए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी सोसाइटी में लेयर्स या लेवल्स को बनाया गया। आई बात समझ में? तो फर्स्ट लाइन लिखिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी यानी कि सब लोग बराबर नहीं है, इसलिए समाज में लेवल्स लाने की जरूरत है, ये सोचते हुए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इंडिया में शुरू हो गया। सेकेंड लाइन इसमें लिखिए, ऑल सोसाइटीज, हर एक समाज, ऑल सोसाइटीज अरेंज देयर मेंबर्स in terms of superiority। अच्छा, सुपीरियोरिटी कैसे तय हुआ? अकॉर्डिंग टू द, लिखिए, ऑल सोसाइटीज जो है, जितने भी समाज सोसाइटीज है, दैट इज अरेंज देयर मेंबर्स इन टर्म ऑफ सुपीरियोरिटी। कौन क्या काम करता है, कौन किस तरह। अच्छा, इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखो बताती हूँ। चलो पहले लिख लो फिर बताती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाओगे, ठीक है। सुपीरियोरिटी, इन्फीरियोरिटी एंड इक्वालिटी। जो लोग एक जैसे हैं, बराबर हैं, उनको एक टर्म में डाल दिया। जो लोग थोड़े से कम है, इंफीरियर हैं, अलग हैं, उनको एक अलग डाल दिया। जो लोग सुपीरियर हैं यानी जो हाई क्लास है, जो ज्यादा बेटर वर्क करते हैं, उनको अलग डिवाइड कर दिया। तो
सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इस तरीके से हमने अरेंजमेंट कर दिया। नेक्स्ट जो है स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रोसेस है जहां पर हम रैंकिंग सिस्टम को लेकर आते हैं, रैंक बनाते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। जैसे कि आप लोगों को कास्ट सिस्टम में पता होगा ना, सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण्स, सेकंड में क्षत्रिय, थर्ड में वैश्य एंड सबसे लास्ट में शूद्र, है ना। तो ये जो चार्ट सिस्टम था ये अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस सेट किया गया था, है ना। तो यही इसी को हम कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब इसके क्या क्या बेसिस है, अब इसको डेफिनेशन खैर बहुत सारे गिवन है आपके बुक में भी, तो डेफिनेशंस देख लेना, जिसमें से आपके जिसबर्ट और विलियम्स के कुछ है, रेमंड्स डब्ल्यू मुरे ने दिया है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक हॉरिजेंटल, अच्छा हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है? दिस इज हॉरिजेंटल और दिस इज वर्टिकल, ठीक है। सो बेसिकली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है दैट इज द हॉरिजेंटल डिवीजन, हॉरिजेंटल डिवीजन है, और या तो वर्टिकल डिवीजन है अकॉर्डिंग टू हायर एंड लोअर। आई बात समझ में? अब जैसे आज के टाइम पे भी वी आर थिंकिंग अबाउट द कास्ट, तो यहाँ पर जनरल को है कुछ ओबीसी और एससी, इस तरीके से लेवल्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम जनरल को देखें तो जनरल में भी 3-4 को बराबर का स्टेटस मिला हुआ है ना, 4 को बराबर का स्टेटस मिला हुआ है। एक और चीज, कास्ट की हम बात कर रहे हैं पढ़ाने के मकसद से, डोंट टेक इट पर्सनली एनीवन। क्लियर हो गई सबको बात? तो जैसे यहाँ पर हम कैसे लेते हैं, ब्राह्मण्स को लेते हैं, भूमियार को लेते हैं, लाला को लेते हैं और राजपूत। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज अ हॉरिजेंटल, क्या है ये आपका स्ट्रैटिफिकेशन है, और वर्टिकल में जैसे कि वही आ गया आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, दिस इज अकॉर्डिंग टू द हाई टू लोअर रैंक। आई बात समझ में? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। अब इसका बेसिस क्या है, मतलब किस लिए, मतलब किस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है। ओरिजिन कहाँ से स्ट्रैटिफिकेशन का, तो इसका ओरिजिन तो खैर बहुत पुराना है, लेवल होता है। हाँ, तो शूद्र में भी ऐसा 4 टाइप्स होते हैं। हाँ, उसमें भी वेरिएशन करते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पे, वो तो मैंने एग्जांपल दिया कि कास्ट के बेसिस पे यहाँ स्ट्रैटिफिकेशन है। कास्ट के हिसाब से करते हैं क्लास के, क्लास मतलब सोशल क्लास ग्रुप क्या है आपका, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास। ट्रू, हायर क्लास के लोग जिनकी इनकम लेवल हाई है, मिडिल क्लास जिनकी इनकम लेवल नॉर्मली लो है, और लोअर क्लास या पुअर जिनकी इनकम लेवल बहुत ही कम है, एकदम नेग्लिजिबल है, सम पीपल्स आर अंडर द बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहां लिखिए मेजर टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशंस आर, मेजर टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन आर, मेजर टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन आर, स्ट्रैटिफिकेशन किस किस तरीके से किया गया है। तो पहला लिखिए मेजर टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में पहला लिखिए कास्ट, CASTE, कास्ट। यानी हमारे इंडिया में सिर्फ कास्ट ही बेसिस नहीं है स्ट्रैटिफिकेशन का, कास्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। कास्ट है, सेकंड क्लास, CLASS, क्लास, क्लास में अपर, मिडिल, लोअर, ठीक है। अब अपर में भी एक होता है, अपर में हाई अपर, लो, इस टाइप के, मिडिल में भी हाई मिडिल, लो मिडिल, ठीक है, नॉर्मल मिडिल क्लास, उसके बाद लोअर में भी इस तरीके की, मतलब इसमें भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। बट इतना याद रखिए क्लास इज अकॉर्डिंग टू द इनकम, अकॉर्डिंग टू इनकम। जैसे पहले पूर्वज के टाइम पे या बहुत पहले बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी इंडिया में ना जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा प्रिवलेंट था ऑलरेडी, मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पर जमींदार कौन होते थे, जो आपकी जमीन को खरीदते, जमीन को रखते थे गिरवी और फिर जमीन को हथिया लेते थे, लाइक दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, ऐसा बोला जाता है। तो जमींदारी सिस्टम में जमींदार बहुत पैसे वाले होते, तो दे आर बेसिकली कंसिडर्ड एज अ हाई क्लास पीपल। क्लियर हो गई बात? चलिए लिखिए सेकंड, लिखिए सेकंड, लिखिए स्लेवरी। पहले लिखिए स्टेट, ESTAT, स्टेट के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे। नेक्स्ट लिखिए स्लेवरी। स्लेवरी कौन होते हैं? स्लेव जो किसी के अंडर में वर्क करते हैं, गुलाम, गुलामी जिसको कहते हैं। पहले बॉन्डेड लेबर्स चलते थे, सुना होगा आपने, ठीक है, हाँ। अब स्टेट सिस्टम जो है ना, ये यूरोपियन कंट्री से लाया गया है। स्टेट सिस्टम ऑफ मेडिएवल यूरोप प्रोवाइड अनदर सिस्टम, जहां पर आपकी बर्थ से आपके पास कितना पैसा है ना, उस बेसिस पे हम करते थे। जैसे प्रिंस है, अगर कोई बेसिकली कहीं का किंग है, तो उसका अगर बेटा होता है तो दे आर कंसिडर्ड एज प्रिंस।
सो वो पहले से ही कितना वेल्दी है उस हिसाब से हम नोबल लोग, रॉयल लोग, इस तरीके से डिवाइड करते थे। कभी भी आपने कंटेम्पररी और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा ना, कंटेम्पररी नहीं, उससे पहले एंशिएंट, तो उस समय बहुत सारे ऐसे टर्म्स आए थे। चलिए बस याद रखिएगा ये चारों क्या क्या है, सुनिए चारों क्या क्या है। कास्ट क्या है? हेरिडिटरी है, एंडोगेमस सोशल ग्रुप। एंडोगेमस सोशल ग्रुप का मतलब क्या होता है? एक होता है एक्सोगेमस, एक होता है एंडोगेमस। एंडोगेमस मतलब स्वजातीय, क्या बोलते हैं? स्वजातीय, यानी एक जात के लोगों को एक जगह पे हम ले लेते हैं, ठीक है। सो कास्ट जो है एक हेरिडिटी है, हेरिडिटरी है, एंडोगेमस ग्रुप का। जैसे मैं अगर मैं ब्राह्मण में पैदा हूं, मतलब ब्राह्मण की बेटी मैं रहूंगी जब अगर मैं ब्राह्मण घर में पैदा हूं, तो लाइक इनडायरेक्टली मतलब बर्थ से ही मुझे वो कास्ट मिलेगा। हेरिडिटी के तरीके से वो क्या होगा? चलता चला जाएगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट वी कैन से लाइक कास्ट इज द हेरिडिटरी एंडोगेमस सोशल ग्रुप है। सोशल ग्रुप बिकॉज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, और जो पर्सन के रैंक और के हिसाब से उनको राइट्स प्रोवाइड होंगे। जैसे पहले ब्राह्मण्स को पता क्या राइट था? टीचिंग का राइट था, पूजा करने का, प्रिस्ट वाला राइट था, लेकिन वही राइट सेम शूद्र को नहीं गिवन था, ट्रू है ना। तो उस हिसाब से मुझे राइट्स मिलेंगे। तो ये होता है कास्ट सिस्टम, जहां पर हम एंडोगेमस ग्रुप में लोगों को बांट देंगे, ये कास्ट का ये है, ये कास्ट का ये है, और हेरिडिटी उसी हिसाब से चलता चला जाएगा। पहला हो गया ये, ठीक है। और कास्ट में एंडोगेमस है तो इसीलिए यहाँ पर लोग जो भी शादी भी होगी, मैरिजेस भी होगी, दैट इज अंडर द एंडोगेमस, मतलब अपने ही कास्ट में शादी जो होगी स्वीकार्य होगी, ठीक है। ये मैं बस एक टर्म बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी बस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्लास स्ट्रैटिफिकेशन। So class stratification is the next type of stratification जहां पर लेवल्स हमने बनाया है। इसमें पर्सन का पोजीशन डिपेंड करेगा उसके अचीवमेंट पे, यानी अगर कोई पर्सन सेलिब्रिटी बन गया, ठीक है, पैसे वाला बन गया, तो उसका क्लास, अगर वो कोई भी कास्ट हो, शूद्र हो या कुछ भी हो, उसका पोजीशन वो वाला हटके उसके वेल्थ और उसके अचीवमेंट के ऊपर से हाई पे पहुंच गया। यानी जो क्लास स्ट्रैटिफिकेशन होगा दैट विल अकॉर्डिंग टू द अचीवमेंट एंड एबिलिटी, ठीक है, द पीपल अर्न। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट सिस्टम, ESTAT, स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि भाई बाय बर्थ मुझे कितना वेल्थ मिला। अगर मैं किसी रिच फैमिली में पैदा हुई तो मेरा लेवल अपने आप क्या हो जाएगा? हाई रैंक। अगर मैं किसी लो वेल्थ फैमिली में पैदा हुई तो मेरा लेवल क्या हो जाएगा? लो। अगर मैं लेबर फैमिली में पैदा हुई तो उसका मेरा लेवल क्या हो जाएगा? लेबर वन। आई बात समझ में? So the rank is decided according to कि by at the time of birth मेरे पास कितना वेल्थ है, यानी पैसा कितना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेट सिस्टम। स्लेवरी जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मास्टर के बेसिस, मतलब किसके अंडर में मैं काम कर रही हूँ, है ना, बॉन्डेड लेबर्स एंड ऑल दीज आर कम्स अंडर द स्लेवरी, ठीक है। और मास्टर के पास जो पावर होगा दैट अकॉर्डिंग टू देम वी आर गोइंग टू वर्क, ठीक है। सो द स्लेवरी सिस्टम, जैसे मैं बताती हूँ कि पहले क्या था, पहले इंडिजिनस ग्रुप था इंडिया में, क्या था कि स्वदेशी जो लोग यहाँ पर थे वो थे। बाद में आर्यंस आए, सुना होगा तुम लोगों ने। तो आर्यंस ने क्या किया, यहाँ के इंडिजिनस ग्रुप को ना दास्यु बना लिया। दास्यु इज अ पार्ट ऑफ दास, स्लेवरी, ठीक है। अब वो जो स्लेव बन गए तो उनके अगर बच्चे हैं वो भी स्लेव हो गए ऑटोमेटिकली। तो स्लेवरी इज द सिस्टम वेयर यू आर डूइंग वर्क फॉर योर मास्टर, ठीक है। तो इन 4 बेसिस पे क्लास को डिवाइड किया गया, 4 बेसिस पे सोशल स्ट्रैटेजी, समाज को चेंज किया गया, मतलब लेवल दिया गया, नॉट चेंज। तो इस हिसाब से लेवल्स लाए गए। आई बात समझ में? 4 बेसिस क्या है, समझ में आया? कास्ट, क्लास, स्टेट एंड स्लेवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कवर करेंगे, और उसके अलावा कवर करेंगे इसकी थोड़ी सी स्टोरी, इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसे आया और कैसे वो डोमिनेंट पोजीशन उसने बनाया, और आज भी कैसे हम उसी सिस्टम में हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।